तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अच्छी बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको कुछ विशेष बताने का प्रयास किया था, तो आज हम लोग और कुछ आगे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कहिएगा कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं सर। तो आपको हम कुछ बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे आज, जिससे यह जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उससे जितना भी आप लोगों की हिंदी का बुक का जितना भी क्वेश्चन था, उसी का निचोड़ आपके सामने आज लेके आए हुए हैं। आखिर यह आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि ना, पढ़ तो रहे हैं इतना, लेकिन इससे कौन कौन सा जो ऐसा वीवीआई क्वेश्चन है जो आप हमें बता दें तो हमें अच्छा रहेगा। तो हम उसी को आपको उसी पूरे किताब का आपके सामने कुछ निचोड़ लेके आए हुए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं, सभी आपके किताब के वीवीआई प्रश्न छांट के लाया गया है। हो सकता है कि इसी सभी से आपका प्रश्न आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अइबो करेगा कि नहीं आएगा, लेकिन चांस है कि आ सकता है। मैं ऐसा गारंटी नहीं लेता हूं कि यह जो जितने भी प्रश्न आपको हम बताए हैं, क्या यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह जितने भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपके सामने या बोर्ड पर अभी दिख रहे हैं, यह सभी आपके किताब के बहुत ही छांटा वाला, जिसको कहते हैं ना, जैसे आलू आप लोग जाके छांट के लेते हैं, उसी तरह आपकी किताब का छांटा हुआ ऐसा प्रश्न है। तो देर ना करते हुए हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इसमें आप कौन कौन से प्रश्न अभी तक में बताए हैं। आपको हम सभी प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे, लेकिन कहिएगा क्या इसका आंसर वो बताइएगा आप। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि क्वेश्चंस खाली हम बताएंगे, आंसर आपको अपने से ही लिखना है। कहिएगा ऐसा क्यों। जब तक आप अपने से नए इसको तैयार करिएगा, तब तक आपको समझ में न आएगा। जब तक आप अपने से कोई कार्य नहीं करिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आप लोग देखते होंगे अपने ही, अगर कोई भी काम अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो क्या वह काम आपसे होता है? नहीं होता है। जब तक आप बार बार प्रयास नहीं करते हैं, जब जब आप प्रयास करते रहिएगा, तो आपका उस चीज में, उस काम में अच्छी तरह से, जो कहते हैं हैबिट, बेहतर होते चले जाते हैं उस काम में आप लोग। तो हम आज उसी तरह यह जितने भी हैं, तो आप लोग इसके लिए हम खाली क्वेश्चंस काहे लाए हैं। हो सकता था हम आंसर भी लेके आ सकते थे, लेकिन हम आंसर नहीं लाए हैं। काहे कि ये जितने भी प्रश्न हैं, सभी का आंसर आपको हम बता भी सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। यह जितने भी प्रश्न है, आपको अपने से ही, अपने ईमानदारी से आपको इस सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको लिखना है और समझना है। और आप ही इसी सब जितने भी प्रश्न आपको हम बताएंगे, इसमें जितने भी या जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, वह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर हो गया, तो यह जितने भी प्रश्न है, यह सभी महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। बात क्लियर है। हम लोग अब अपने कामों की ओर देखते हैं कि हमसे ये जितने भी प्रश्न है, वह किन किन चैप्टर से है। आप लोग जरूर बताइएगा, ये जितने भी प्रश्न है, क्या ये आपके बुक से प्रश्न है? आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन हम बता देते हैं पहले, ये जितने भी प्रश्न है, यह आपके बुक गोधूली भाग 2 से लिया गया है। और जितने भी यहाँ प्रश्न आप लोग देखे, इससे और प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ आठे चैप्टर तक का लेके आए हैं। काव्य खंड का हो जाएगा तो हम बाद में आपको लिख करके भी आपको ये दे देंगे कि आप लोग इसको आपको बढ़िया से कर लेना है। बात क्लियर है। अब ये चलिए हम लोग अपने कामों की ओर लौटते हैं। हमारा काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग जो गोधूली जो बुक पढ़ते हैं 10th क्लास के हिंदी का, उस गोधूली बुक में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। कहिएगा कैसे 24 चैप्टर्स है। यह गद्य खंड जो है, ये देखिए, ये जो गोधूली है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। कहिएगा कौन कौन से 2 भाग में बटे हुए हैं। एक का नाम है गद्य खंड, एक खंड का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं गद्य खंड, और एक खंड का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं काव्य खंड, या इसको हम लोग पद्य खंड भी कहते हैं। और इसी दोनों खंड से गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर्स हैं, और काव्य खंड में भी टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं, यह यही 12 24 चैप्टर से है।
कहिएगा ये गद्य खंड काव्य खंड क्या होता है? जितना भी कहानी वाला जितना भी चैप्टर्स है ना, उसको गद्य खंड में हम लोग पढ़ते हैं, और जितना भी कविता वाला चैप्टर है उसे हम लोग काव्य खंड में पढ़ते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़े। और यह जितने भी इन दोनों को मिला करके 24 चैप्टर्स हैं, और हम लोग जो है ये गद्य खंड के 12 चैप्टर से प्रश्न लिए हैं, और काव्य खंड के 12 चैप्टर से प्रश्न लिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखे हैं। अब होगा तो आपको हम लिख करके बता देंगे, ठीक है ना। आइए, ये जितने भी प्रश्न हैं लिखे गए हैं, और ये दोनों मिला करके टोटल 24 चैप्टर्स हो जाता है, और ये 24 चैप्टर्स का आपका यहाँ प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये 24 प्रश्न में क्या क्या आप लोग जो कहिएगा कि आप क्या छांट करके लाए हैं, हम भी तनी को देखें। चलिए समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है जो आप लोगों का गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसी का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि लेखक भीमराव अंबेडकर जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। पहला प्रश्न समझ लिए, यह आपके बुक का पहला क्वेश्चन है। आपके बुक का गद्य खंड का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों ने देख लिया। आइए अब अगला जो प्रश्न है ये दूसरे चैप्टर का है, जिसका नाम है विष के दांत, और इसकी कहानी के रचनाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। यह है कह रहा है कि खोखा किन किन मामलों में अपवाद था। यह जो प्रश्न है यह आपके काव्य खंड के दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है विष के दांत, उसी चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। क्या नाम है, क्या कह रहा है प्रश्न कि खोखा जो था वह किन किन मामलों में अपवाद था। यही था दूसरा प्रश्न। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। समझ लिए, कह रहा है कि सच्चे भारत का जो दर्शन है कहाँ हो सकता है और क्यों, यही प्रश्न है। तीन गो प्रश्न समझ लिए। चार गो प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य जो है वह बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य जो है वह बार बार नाखून क्यों काटता है, यह भी आपके गद्य खंड के चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही चैप्टर से लिया गया है। बात क्लियर है। पांचवा प्रश्न है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। यह जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे उसमें यही प्रश्न है कि लेखक बढ़ने का प्रश्न जो है, नाखून जो बढ़ता है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने, लेखक कौन थे इसके आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, यह बात क्लियर है। चौथा पांचवा है कि 5 गो प्रश्न हो गया। इस पांचों प्रश्न को एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि लेखक जो है भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं, तो कहिएगा यही प्रश्न है। आंसर आप लोग खुद से ढूंढ करके लिखिएगा। दूसरा है कि खोखा जो था वह किन किन मामलों में अपवाद था। तीसरा प्रश्न है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। पांचवा प्रश्न है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। आइए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं और उनको स्पष्ट करें या उनके बारे में लिखें। कह रहा है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं, उन्हें लिखें। क्या करें, लिखें। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। कह रहा है कि बहादुर जो था उसके चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, यह भी प्रश्न बहादुर शीर्षक कहानी का है। आइए अगला हम लोग देखते हैं सातवां देख लीजिए। आठवां है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। यह जितने भी प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्न है। यह जितने भी प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं यह लघुत्तरीय प्रश्न है। बात क्लियर है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। किसके बारे में, बिरजू महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। आप लोग पढ़े होंगे, एक कहानी है आप लोगों के 8वें चैप्टर का है, जित जित में निरखत हो। उसके जो कहानीकार हैं वो है पंडित बिरजू महाराज। वही है कि बिरजू महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दे। बात क्लियर है। 10वां प्रश्न है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु जो था ये वह क्यों हिचक रहा था, यही 10वां प्रश्न था। फिर से देखिए। छठा प्रश्न है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं, उन्हें लिखिए। अगला है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था।
अगला है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है या जरूरी हो गया था, यही प्रश्न है। आइए 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिरजू महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। 10वां है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों उचक रहा था। 10वां प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान सुनिए। देखिए 11वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी बढ़िया 11वां नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी जो थे वह बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। यह 11वां प्रश्न है आपके बुक का ही, ठीक है। आगे यह देखिए, यहां तक जो था आपके गद्य खंड के जितने भी प्रश्न हमको लगा कि ना ये पूछा जा सकता है, यह आपको हमने क्या कर दिया, बता दिया। और इन सभी जितने भी प्रश्न आपको बताए यह आपके बुक से लिया गया है और यह आप अपने से बनाने का प्रयास करिए। हो सकता था हम इसका आंसर भी आपको दे सकते थे, लेकिन हम नहीं दिए। आप अपने से जब तक नहीं बनाइएगा, अपने से जब तक अभ्यास नहीं करिएगा, अगर आपको इसका आंसर अगर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे, आपको दे देंगे। समझ लिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब आते हैं काव्य खंड का प्रश्न है। काव्य खंड का है कि कवि रसखान ने माली मालिन किन्हों और क्यों कहा है। आप लोग जानते हैं कि 12वां नंबर प्रश्न है, यह है आपके दूसरा चैप्टर का, करीब पे कुंजन ऊपर बारो, यह प्रेम मैनी श्री राधिका, यह रसखान जी का है। तो यह पद है। आइए देखते हैं क्या रहा है कि कवि रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। बात क्लियर है। 12वां नंबर प्रश्न भी क्या हो गया, क्लियर। आइए हम लोग 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे गुरु नानक के पहला चैप्टर में कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। यह भी प्रश्न आपके बुक से ही लिया गया है। ये जितने भी इधर प्रश्न देख रहे हैं यह काव्य खंड का प्रश्न है। बात क्लियर है। आइए 14वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। यह आपके घनानंद जो आपके पुस्तक लिखे हैं, आपका जो पहला है कि अति शोधो सने को मारा गए, इन्होंने अत्यंत सीधा प्रेम का मार्ग जो है सरल और सीधा क्यों कहा है, यह उसी चैप्टर से लिया गया है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। कौन धारण करता था, आप लोग जरूर बताइएगा। बादल धारण करता था। आइए अगला देखते हैं कि 15वां नंबर प्रश्न है कि कवि ने प्रेम के मार्ग को अति शोधो क्यों कहा है। कवि जो थे वह प्रेम के मार्ग को अति शोधो क्यों कहा है, क्यों कहा है, आप लोग जरूर बनाइएगा इसको। आइए अगला देखते हैं कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। यह आपके चैप्टर काव्य खंड के भारत माता चैप्टर से लिया गया है, कविता है। आप लोग जरूर इसको बनाने का प्रयास करिएगा। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। बात क्लियर है। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कवि ने डफाली किसे कहा है। क्या कह रहा है कि कवि ने डफाली किसे कहा है, किसे कहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है कि भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। आइए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, अगर छठा चैप्टर पढ़े होंगे, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने ही यह प्रश्न उन्हीं के चैप्टर्स का है, उन्हीं के जो इन्होंने लिखा है कविता, उन्हीं में लिखा हुआ है कि कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। यह उन्हीं के चैप्टर का है, जनतंत्र के जन्म का। देखिए यहाँ तक 20 प्रश्न देखिए। एक बार देखिएगा 11वां नंबर प्रश्न से, गांधी जी जो थे ये देख लिए। हाँ आइए 12वां नंबर प्रश्न, कवि जो रसखान थे उन्होंने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। आप लोग जानते थे कि माली और मालिन किसको कहा था, कृष्ण और राधा को। क्यों कहा था, आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। आइए अगला है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। आप भी पढ़े होंगे, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। आइए अगला है कि कवि ने सॉरी हाँ 15वां नंबर प्रश्न है कि कवि ने प्रेम के मार्ग को अतिशोधो क्यों कहा है। आइए अगला प्रश्न है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। कवि का कहना है कि भारत के लोगों में हमें भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है, ऐसा कहा था। भारत माता कहानी के जो शीर्षक कहानी के जो लेखक थे उन्होंने ऐसा कहा। आइए 7वां नंबर प्रश्न है कि कवि ने डफाली किसे कहा है, कवि ने डफाली किसे कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। यह प्रश्न भी आपके बुक से ही लिया गया है। आइए अगला है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। आइए अगला है कि कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे।
देख लिए 20 नंबर। आइए 21वां नंबर प्रश्न है आपके 7वां चैप्टर हिरोशिमा, जिसके लेखक है अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे जी। हिरोशिमा पाठ के लेखक थे अज्ञे जी। वह क्या कह रहे हैं देखिएगा, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं? मनुष्य की जो छाया है वह कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? आइए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिरोशिमा पाठ में मनुष्य की साखी के रूप में क्या क्या है? वहां पर जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था जापान के द्वारा, वहां पर उन्हीं के बारे में यह चैप्टर में बताया गया है। आपको इनके बारे में लिखना होगा कि मनुष्य हिरोशिमा पाठ में मनुष्य के साखी के रूप में क्या क्या बचा हुआ है, उन्हीं को आपको लिखना है। 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि जो थे उनको वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। यह आपके 8वां चैप्टर का है, वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, उसी चैप्टर का यह सब जितने भी प्रश्न थे, यह जितने भी, और इधर बचा आपका 4 गो, और यह चारों आपका बना हुआ है। आप लोगों को अगर इसका, आप लोगों को और एक बात बता दें, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, हो सकता है कि किसी बच्चा से नहीं बना, आप लोग साल भर पढ़े होंगे, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग ये सब बना लीजिएगा। आप कहिएगा कि सबका आंसर देने के लिए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसका आंसर भी आपको की होगा मिल जाएगा। आपको वीडियो के माध्यम से उसका आंसर भी क्या करेंगे, बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।